हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। देखिए, मैं आज आपको बहुत शॉर्ट वे में ये समझाऊंगा कि किंगफिशर जैसी एयरलाइंस का डाउनफॉल क्यों हुआ था, क्यों विजय माल्या का जो ड्रीम था वो एक बार में चकनाचूर हो गया। इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट के किन डिसीजंस थे जिसके कारण एक इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण किंगफिशर जैसी एयरलाइंस, जो कि लो कॉस्ट एयरलाइंस में, जिसमें आपको पानी से लेके खाना सब कुछ उसमें लो कॉस्ट एयरलाइंस में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता था, वो भी कम पैसे में, जो कि आज की डेट में इंडिगोज और बाकी एयरलाइंस लो कॉस्ट वाली नहीं दे पाती। उसके पीछे डाउनफॉल क्या था, ये वीडियो स्पेसिफिकली यूएसपी एस्पायरेंट्स जितने भी हैं, इकोनॉमिक्स जो पढ़ रहे हैं, जो ऐसी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं जो इकोनॉमिक्स या आरबीआई से रिलेटेड एग्ज़ाम्स है, बैंकिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम्स है, प्रोबेशनरी से रिलेटेड एग्ज़ाम है, तो उन्हें मैं ये समझाने की कोशिश करूँगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ, इसमें दी गई जानकारी जो है हमारे बच्चे या स्टूडेंट्स के लिए काम आती है, या फैमिली में हम जो एक मिथ के साथ जी रहे हैं कि कोई भी एयरलाइंस या कोई भी बिज़नेस अगर डाउनफॉल होता है तो उसमें एक बिजनेसमैन का बहुत बड़ा रोल होता है, तो नहीं, हम ये नहीं कह सकते बिजनेसमैन का कंप्लीट रोल होता है। 50% बिजनेसमैन का होता है तो 50% वहाँ की गवर्नमेंट और उसके रिफॉर्म्स का भी होता है। मैं यहाँ पर कोई विजय माल्या को सपोर्ट करने के लिए या उसको कवर अप करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं यहाँ पे आपको एक सच्चाई बताने जा रहा हूँ जो कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स में आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ आने वाली वीडियोस में आपको ये भी बताऊंगा कि विजय माल्या से ये कहा जाता है कि तुमने 9,000 करोड़ का लोन लिया, तुमने एसबीआई से लोन लिया। फैक्चुअल बात है, उसने एसबीआई से एक्चुअल में लोन लिया ही नहीं है, वो एक गारंटर था। वो किस तरीके से वर्क करता है मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा, मगर पहले मैं आपको किंगफिशर की हिस्ट्री और किंगफिशर में ऐसा क्या हो गया था कि वहाँ पे अनपेड सैलरीज हो गई थी, लोगों को सैलरीज नहीं मिल रही थी। वीडियो 15 से 20 मिनट का रहेगा। आपको ये बात को समझनी पड़ेगी कि आप जो नैरेटिव को समझते हैं वो आपका हाफ नैरेटिव है। देखिए, जब तक आप किताबें खोल के नहीं देखेंगे, जब तक आप रिफॉर्म्स को नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ेंगे सही तरीके से, तब तक आप इसे समझ नहीं सकते। एक साइंस टीचर होने के नाते मैं कोई इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ, पिछले 1 महीने से मैं लगातार पेपर्स को छान रहा हूँ, आर्टिकल्स को छान रहा हूँ, पुराने बैलेंस शीट्स को चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि एयरलाइंस में किंगफिशर का एक डाउनफॉल था। किंगफिशर की फाइनेंशियल लॉसेस क्यों हुए, किंगफिशर की खुद की जो प्रैक्टिकल शीट है वो प्रॉफिट से डेप्थ में कैसे गई, इसे हम समझते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, उनके साथ साझा कीजिए और इस बात को समझिए। इसमें लिंक में दिया हुआ है पूरा वीडियो, आप वो वीडियो को पूरा लिंक में देख सकते हैं। साथ में मैं वो आर्टिकल भी जो मैंने लिखा है वो भी मैं पब्लिश कर रहा हूँ, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर अच्छी बातों को ज़रूर सीखेंगे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, चलिए हम समझते हैं किंगफिशर एयरलाइंस का डाउनफॉल क्यों हुआ। मैं थोड़ा सा अपनी पर्सनल वे में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। 2003 में, 2002 से 2003 के बीच की बात है। मेरी जो वाइफ है वो पुणे में एक एयरलाइंस की ट्रेनिंग कंपनी है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, नॉट गेटिंग द नेम, बहुत आई थिंक सो फ्रैंकफिन, या फ्रैंकफिन में वो ट्रेनिंग ले रही थी। उसका एक ड्रीम था कि किंगफिशर जैसी एयरलाइंस में काम करना है, क्योंकि हिंदुस्तान में किंगफिशर एयरलाइंस एतिहाद एयरवेज के बराबर की सैलरी, सर्विसेज और उस प्रकार की लेवल की ट्रेनिंग देती थी। इसमें बहुत बड़ा रोल आता है विजय माल्या का। विजय माल्या एक विजनरी था, हम उसको गलत नहीं बोलेंगे। हाँ, उससे बिजनेस डिसीजंस गलत हुए, गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स और पॉलिसीज़ उसके बिजनेस और उसके आइडियाज़ के साथ मैच नहीं हो पाई, तो वो डेप्थ में आ गया। अब वो देश के बाहर है, अब उसको आप चोर बोलते हैं, कुछ भी बोलिए, वो उसमें हम उतना नहीं जाएंगे। हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स और एजुकेशनल एस्पेक्ट्स में बात करेंगे। हम कोई विजय माल्या के विजन के बारे में यहाँ बात करने नहीं बैठे हैं, हम कोई विजय माल्या को कवर अप करने के लिए नहीं बैठे हुए। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो रियलिटी बेस्ड चीज़ें बता रहा हूँ, जो मैंने 1 महीने के अंदर सारी बैलेंस शीट्स को देखने के बाद ये बात समझिए कि किंगफिशर की बैलेंस शीट बर्न होना क्यों शुरू हो गई। देखिए, इकोनॉमिक्स में एक भाषा बोली जाती है, बैलेंस शीट बर्न होना यानी बिजनेस लॉसेस में आना। ये अगर मेरे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने मेरे से साइंस पढ़ा है मगर 11th-12th में उन्होंने कॉमर्स लिया होगा, तो ये बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद स्टेप बाय स्टेप डिटेल। पहली डिटेल, किंगफिशर की जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई थी 2005 में। 2005 का एक ऐसा एरा था जिसमें ये कहा जाता था कि डेक्कन एयरवेज, स्पाइस एयरवेज, मतलब इंडियन एयरलाइंस लॉस में चल रही थी, और इंडियन एयरलाइंस के अलावा दूसरों के पास कोई ऑप्शन नहीं था जिसमें, क्योंकि इंडियन एयरलाइंस की अगर मैं टिकट्स की बात करूँ तो आज भी टिकट्स काफ़ी महंगी है, नो डाउट। उसके साथ वो मील्स देता है, मगर बात ये है कि वो एक ऐसा ट्रेंड लाने की कोशिश थी
यूबी ग्रुप की, जो किंगफिशर को ओन करता था, कि भाई हम लोगों को कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं, अच्छी चीज़ें दे सके, एक घर जैसा फील करवा सके, एक ऐसा लेवल का हम उनको सेटिस्फेक्शन दे जो कि एतिहाद एयरलाइंस या एयर एमिरेट्स में दिया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट लाया गया था डोमेस्टिक लोगों के लिए। बाद में ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स बाद में ऑपरेट होने लगी, जो हांगकॉन्ग, चाइना तक अप्लाई होती थी। सेकेंड थिंग आ जाती है, वो क्या देते थे लो कॉस्ट एयरलाइन में। आज क्या होता है, आज आप एक गिलास पानी भी अगर मांगते हैं ना लो कॉस्ट एयरलाइन में, तो उसके लिए भी वो पैसा मांगते हैं। इसमें ऐसा नहीं था, इसमें आपको पानी से लेकर आपको खाना, चाय, सब कुछ दिया जाता था। ये आपके कपड़ों को प्रेस भी करके देते थे। अगर आप उस समय एयरलाइंस में हैं और अपने घर से निकले हैं और अपने जल्दी में कपड़े प्रेस करना भूल गए हैं, तो ये प्रेस करके देते थे। अगर आपके कोई ऐसे मतलब कपड़े जो है वो बहुत गंदे हैं और आपको उसको आयरनिंग करना है साफ़ करके, तो वो भी करके देते थे फ्लाइट में, बशर्ते फ़्लाइट जो है कम से कम 3 घंटे की होनी चाहिए, क्योंकि कपड़ा धो के सुखाना पड़ता है, उसको सर निचोड़ के पैकेट में डाल के हम कस्टमर को नहीं दे सकते। दूसरी सबसे बड़ी बात होती थी कि उसमें उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस नाम क्यों रखा। किंगफिशर एयरलाइंस नाम रखने के पीछे ये रीज़न था, यूबी ग्रुप का एक बहुत बड़ा ब्रांड था किंगफिशर। किंगफिशर एक, आपने एक स्लोगन सुना होगा, बहुत पहले स्लोगन आता था, उला ला ला उले लो। ये स्लोगन कहाँ से? ये स्लोगन आया वेस्ट इंडीज़ से। फर्स्ट टाइम किंगफिशर ने स्पॉन्सर किया था वेस्ट इंडीज़ को। उनकी टीम के चेस्ट पे, शर्ट पे किंगफिशर का टैग होता था, किंगफिशर का ब्रांड होता था, क्योंकि उनका ये मानना था कि इन्जॉयमेंट का जो लेवल होता है, जो पार्टिंग जो लेवल होता है ना, वो वेस्ट इंडियंस में होता है। और ये बात फैक्ट है, मेरे कुछ वेस्ट इंडियंस फ्रेंड हैं, भाई पार्टी अगर एंजॉय करना है ना तो उनके साथ करना, कोई भी गाना बजा दो, वो हर गाने में नाच लेंगे आपके साथ। और बहुत फ्रेंडली होते हैं, बहुत खुश मिजाज होते हैं। आप देखो वेस्ट इंडीज़ की टीम हारती भी रही मैच तो स्माइल करते हो, बिकॉज बहुत फ्रेंडली होते हैं, बट ओपन अप नेचर के होते हैं। दे टेक थिंग्स वेरी लाइटली, दे डोंट टेक थिंग्स लाइक एन ईगोइस्टिक वे। ईगोइस्टिक वे में नहीं लेते, जैसे कुछ हमारे यहाँ के लोग हैं जो ईगोइस्टिक वे पे लेते। तो पहला चीज़ तो ये हो गया कि ब्रांडिंग करना। तो ब्रांडिंग करना था, तो ब्रांडिंग के लिए कैसा, हमेशा आप हिंदुस्तान में कैसा दारू की ऐड बैन है, हिंदुस्तान में दारू की ऐड नहीं कर सकते, आपको करना पड़ता है जैसे म्यूज़िक हो गया, है ना, जैसे आप कैलेंडर्स के थ्रू, जैसे पायरेली का कैलेंडर था वैसे किंगफिशर का कैलेंडर आता था, मगर इससे इतना आप रीच में नहीं पहुंच पा रहे थे जितना कि आप वही ब्रेवरेजेस को फ्री ऑफ कॉस्ट उसी एयरलाइंस में पैसे लेकर उसी में एडजस्ट करके अगर आप पब्लिक को पिलाए, तो पब्लिक माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करती है, एयरलाइंस की भी करती है और वो शराब की भी करती है। क्योंकि हमारे यहाँ पे देश में डायरेक्टली शराब का ऐड करना गैर कानूनी है। ये अलग बात है, जुबान केसरी का पैकेट फाड़ के हमारे यहाँ के फिल्म स्टार जो है वो अपने मुंह को जुबान केसरी करते हैं और दीवालों को केसरी तो छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान को लाल किला बनाने पे तुले हुए हैं। ठीक है, मैं खुद नागपुर से बिलोंग करता हूँ, यहाँ के लोगों की आदत है खाते थूकते बड़ा गंदा लगता है। ठीक है, तो किंगफिशर को एक माउथ टू माउथ पब्लिसिटी देने का एक तरीका था, एयरलाइंस कर दो लॉन्च। अब एयरलाइंस में ऐसी सुविधा कर दो कि लोग एकदम दीवाने हो जाए। किंगफिशर को एडवर्टाइजमेंट में आज तक आपने नोटिस किया होगा, किंगफिशर के एडवर्टाइजमेंट में कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। विजय माल्या खुद बैठता है, या तो विजय माल्या अपने ही बंदों को ब्रांड एम्बेसडर बनाता है। किंगफिशर के लिए उसने उस ज़माने में एक ब्रांड एम्बेसडर साइन किया था, जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, दैट वाज अ मॉडल, याना गुप्ता, उसको साइन किया था। तो वो किंगफिशर का एयरलाइंस का थोड़ा सा प्रमोशंस करती थी, कुछ करती थी, बिकॉज शी वॉज, अब लोग बोलते किंगफिशर की एयरलाइंस की जो एयर होस्टेस है उसको पर्सनली विजय माल्या चुनता था। भाई ऑब्वियस बात है यार, अगर मैं एक टीचर हूँ, मैं किसी को अपने यहाँ टीचर रखूँगा तो मैं मेरे स्टाफ पे या सेंटर हेड पे भरोसा नहीं करूँगा कि आप इंटरव्यू ले लो, मैं खुद लूँगा, मैं खुद देखूँगा मेरे ब्रांड और मेरी क्वालिटी के लायक है कि नहीं। आज मुझे मेरा नाम नहीं ख़राब करना है, मुझे पब्लिक के बीच में धंधा करना है। भाई हो सकता है वो इंसान मेरे पास 6 महीना काम करे, 2 साल काम करे, 3 साल काम करे, फिर छोड़ के कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी है चला जाए, बट मुझे तो काम करना है, मुझे तो मार्केट में टिकना है। तो मुझे मेरी ब्रांडिंग ख़राब नहीं करनी, तो मुझे ब्रांड को प्रमोट करने के लिए मुझे सही लोग चाहिए जो सही तरीके से बात कर सके, जो कस्टमर से इंटरेक्ट कर सके। अब दूसरी बात ये हो गई थी कि डेक्कन एयरलाइंस उस समय क्या करता था, एक बिजनेस क्लास लॉन्च किया था उसने। अब डेक्कन एयरलाइंस और किंगफिशर एयरलाइंस दोनों ही हेडक्वार्टर थे बैंगलोर में। आरसीबी का कैसे जन्म हुआ वो भी बताऊंगा, उसके पीछे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का नाम क्यों आया वो भी बताऊंगा, वो नेक्स्ट एपिसोड्स में बताएंगे। फिलहाल हम एयरलाइंस की बात करते हैं, एविएशन इंडस्ट्री। तो इन्होंने क्या करा, डेक्कन एयरलाइंस का एक कॉन्सेप्ट अपनाया कि भाई मेरे यहाँ पे सब इकोनॉमिकल बैठते हैं, चलो 2 टाइप की टिकट रखते हैं। एक रखते हैं किंगफिशर रेड, जो कि सिर्फ इकोनॉमिक रहेंगी, यानी किंगफिशर रेड की अगर आपके पास टिकट है तो किंगफिशर रेड मतलब इकोनॉमी रहेगा, 3 लोग ऐसे करके बैठेंगे, सब सुविधाएं सब आपको मिलेगी, खाना पीना सब कुछ आपको मिलेगा, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि बिजनेस क्लास वाले को अलग खाने दे रहे आपको अलग दे रहे।
बनेगा सबके लिए सेम, सर्व होगा सबको, सबको अनलिमिटेड रहेगा। उन्होंने एक नई चीज़ लॉन्च की, किंगफिशर प्रीमियम, या जिसको हम बोलते हैं किंगफिशर फर्स्ट क्लास। अब उसने किंगफिशर की जो थी, उन्होंने एक अलग सेक्शन कैबिन उसमें बनाया डेक्कन एयरवेज को चैलेंज करने। उस समय डेक्कन एयरवेज हेवी डेप्थ में हुआ करता था एसबीआई के थ्रू, एसबीआई उसका लेंडर था। तो इन्होंने बोला भाई डेप्थ में है, काम करते अपने को एक्स्ट्रा फ्लीट लगेगी, इनके प्लेन खरीद डालते। उस समय डेक्कन एयरवेज बिकने की कगार पे आ गया था। तो जो यूबी ग्रुप है उसने किंगफिशर के तहत उसको मर्ज कर लिया। तो ऑब्वियसली जो लेंडर था एसबीआई, जो कि डेक्कन एयरवेज का था, वो लेंडर अब बन गया किसका? किंगफिशर का। तो जो लोन डेक्कन एयरवेज के ऊपर था वो लोन अब किंगफिशर, यानी दो आइडेंटिटी एक हो गई। तो आइडेंटिटी एक हो गई तो लोन की प्रोबेबिलिटी, जो जिम्मेदारी है वो भी हो गई। जैसे अभी इंडियन एयरलाइंस नुकसान में जा रहा था, एयर इंडिया नुकसान में जा रहा था, तो एयर इंडिया के ऊपर 18,000 करोड़ का डेप हो गया था जो गवर्नमेंट नहीं पे कर पा रही थी, एक समय बिकने पे आ गया था। तो टाटा, जिसने महाराजा एयरलाइंस के नाम से एयर इंडिया को लॉन्च किया था, उसने वापस उसको लिया और बोला कि 18,000 का जो लोन है वो हम पे करेंगे, 18,000 करोड़ का। यानी अब लेंडर गवर्नमेंट से बात नहीं करेगा, अब लेंडर किससे बात करेगा? अब लेंडर टाटा ग्रुप से बात करेगा कि भाई एयर इंडिया आपने लिया ना, अब आप मेरे को मेरा पैसा दो। हम उससे बात नहीं करेंगे, हम उसको बाहर करते हैं सीन से, अब हम आपसे बात करेंगे। दूसरी बात होती है 69 एयरक्राफ्ट्स A330 एयर बसेस थी इनके पास, जो सिर्फ उस समय एतिहाद और एयर एमिरेट्स के पास हुआ करती थी। एविएशन वाले जितने बच्चे जो अभी एयर होस्टेस का ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बात को समझने की कोशिश करें कि अगर आज इनके पास एविएशन इंडस्ट्री में जॉब नहीं है, डिस्पाइट ऑफ इतना अच्छा उन्होंने एयरक्राफ्ट का कोर्स किया है, पायलटिंग का कोर्स किया हुआ है, वो रीज़न यही है कि कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ गलत थी, अदरवाइज आज इनके पास सबके पास जॉब होता। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 2007 में डेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 9,000 करोड़ के करीबन बन गया। तो 9,000 करोड़ का जब डेप आया ना, तो इसमें क्या हो गया, जो एग्जिस्टिंग काम कर रहे थे किंगफिशर में उनको सैलरी देने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि जब ये लोन पे नहीं हो पाया तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने किंगफिशर एयरलाइंस के 3,600 करोड़ कैश को सीज कर दिया था। जब सीज कर देंगे तो आप पैसा कैसे दे पाओगे? लोग बोलते हैं कि किंगफिशर वाले ने, किंगफिशर के लोगों को काम करने के बाद पैसा नहीं दे। भाई पैसा देगा कहाँ से? गवर्नमेंट ही उसको पैसा सील करके बैठी हुई है। कैश था, दे सकता था, वो बोल सकता था हाँ भैया लास्ट महीने की आपकी सैलरी है, आप लोग रखिए, अब एयरलाइंस हम बंद कर रहे हैं। तो लोगों को नाराज़गी नहीं होती, हाँ भाई चलो अपना पैसा तो मिला, भले एयरलाइंस गई तेल लेने के लिए, हम दूसरी जगह काम कर लेंगे। आज लोग कर ही रहे हैं। किंगफिशर के सारे लोगों को, मैक्सिमम 60% लोगों को एयर इंडिया ने एब्जॉर्ब कर लिया है। उन्होंने बोला भाई आप घर में बैठे हो ना, आ जाओ, हमने नए फ्लीट्स को ऑर्डर किया है, आप आओ हमारे साथ काम करो। तो दिस इज़ द वे। फिर उसके बाद आता है जिसको हम बोलते हैं हाई फ्यूल प्राइसिंग। 2007 और 2008 में ना एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। नो डाउट मनमोहन सिंह जी एक बेहतरीन फाइनेंस मिनिस्टर रहे, मगर मनमोहन सिंह जी को ना प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए था। मैं पर्सनली मानता हूँ, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मनमोहन सिंह जी की, क्योंकि उनके जैसा फाइनेंस मिनिस्टर पूरे इतिहास में पैदा नहीं हुआ है हमारे हिंदुस्तान में। उन्होंने उस समय फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था प्रणब मुखर्जी को। मैं प्रणब मुखर्जी की मतलब उनके काम करने के तरीके पे कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई यूपीए गवर्नमेंट और एनडीए गवर्नमेंट के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, मगर प्रणब मुखर्जी जी को एविएशन इंडस्ट्री शायद समझ में नहीं आई। जब आपको दिख रहा है कि $60 प्रति बैरल से $160 प्रति बैरल हो गया, तो आपको एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को उस समय सब्सिडी देनी चाहिए थी। आपने एविएशन इंडस्ट्री को सब्सिडी नहीं दी। जब आपने सब्सिडी नहीं दिया तो आपने एविएशन इंडस्ट्री को अपने हाथ से डुबा दिया, क्योंकि भाई जो प्लेन होता है ना वो फ्यूल से उड़ता है, पानी से नहीं उड़ता है। और फ्यूल जो लगता है ना उसमें वो नॉर्मल पेट्रोल पंप वाला फ्यूल नहीं लगता। मैंने बच्चों को केमिस्ट्री क्लास में पढ़ाया है, दे नीड अ फ्यूल नोन एज एविएशन फ्यूल। एविएशन फ्यूल इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ केरोसिन, जो कि डिस्टिलेशन में सबसे पहले निकलता है और सबसे महंगा होता है। सफ़ेद कलर का होता है, पानी के समान होता है वो दिखने में, तुरंत ही इवेपोरेट हो जाता है, बहुत कॉस्टली होता है एविएशन फ्यूल। फिर उसके बाद ये हो गया कि 2012 में जब अनपेड सैलरीज हो गई थी, तो उसके बाद ऐसा हो गया किंगफिशर को टोटली लाइसेंस गवर्नमेंट ने उसका कैंसिल कर दिया। गवर्नमेंट ने बोला नहीं, यूपीए गवर्नमेंट ने बोला, खुद प्रणब मुखर्जी जी ने बोला कि नहीं भाई अब ये काम नहीं कर सकती, इसका एविएशन का भाई आपने लाइसेंस कैंसिल कर दिया तो उनके प्लेन्स हॉल्ट हो गए। जो लोग अभी तक काम कर रहे थे, जो टिकट से जो पैसा आ रहा था वो आना बंद हो गया। इसके पहले जब डाउनफॉल होने के पहले विजय माल्या का ये कहना है, ये आप चाहे तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, आप एनी न्यूज़ में भी सर्च कर सकते हैं, और आप चाहे तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे सर्च कर सकते हैं। उसका रिटन कोट है ये चीज़ कि वो प्रणब मुखर्जी के पास गया था, उसने बोला था सर मैं फ़्लाइट्स को कम करना चाहता हूँ क्योंकि कंपनी फ्यूल्स के प्राइसेस को इतना नहीं झेल पा रही है, इसके कारण मैं लोगों को पैसा नहीं दे पाऊँगा, हमारी एयरलाइंस बहुत नुकसान में आ जाएगी। दैट पॉइंट
प्रणब मुखर्जी ने बोला नहीं, कनेक्टिविटी नहीं टूटनी चाहिए, आप कंटिन्यू करते रहो, आपको जो बैंक से जो भी मदद लगेंगी हम आपको मदद दिलवा देंगे। उन्होंने उस समय एसबीआई को ऑर्डर्स दिया कि एसबीआई लेंडिंग करेगा, मगर एसबीआई अकेले लेंडिंग नहीं किया। लोगों के मन में एक भ्रम है कि एसबीआई ने अकेले लेंडिंग किया था किंगफिशर को उसने अकेले लेंडिंग नहीं किया। ग्रुप ऑफ बैंक्स ने मिलकर, जो कि एसबीआई को अपना हेड मानते हैं, उन्होंने उसके द्वारा लेंडिंग करवाया है। बट अगर देखा जाए तो विजय माल्या ने गारंटर के रूप में, यूबी ग्रुप ने गारंटर के रूप में पहले ही 3,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था। तो हम ये नहीं बोल सकते कि पूरा 9,000 करोड़ जो है वो बैंक ने दिया। लॉसेस 9,000 करोड़ के, नो डाउट 3,000 करोड़ प्लस इनका 6,000 करोड़। और अभी तक अगर हम देखते हैं किंगफिशर की प्रॉपर्टीज से और उसके शेयर वैल्यूज से जो रिकवरी हो चुकी है वो गवर्नमेंट को ऑलरेडी 14,000 करोड़ हो चुकी है। हाँ, विजय माल्या देश छोड़ के चला गया, वो क्यों गया उसके पीछे रीजन है। 180 डेज वो विजय माल्या जो था वो यूएस में भी था, एक समय वो यूके में भी था। तो जब कोई इंसान 180 डेज अपने देश से बाहर रहता है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि वो एनआरआई कहलाता है, नॉन रेसिडेंस इंडियन, यानी उसकी जो वोट देने की जो ताकत वगैरह है वो सब चीज़ें बहुत मिनिमाइज हो जाती है, वो डिपेंड करती है गवर्नमेंट के डिस्ट्रैक्शन पे, यानी वो एक टाइप से फॉरनर हो गया। तो अगर आज वो जाके यूके में बैठा है तो मेरे हिसाब से गलत नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ खरीद के रखा था, क्योंकि वो प्रॉपर्टी इंसान तभी वहाँ पे खरीद सकता है जब आप वहाँ की सिटीजनशिप लेते हो। तो टेक्निकल बैकग्राउंड ये है। हम उसको भागोड़ा इसलिए बोल सकते हैं कि उसने फेस नहीं किया लॉ को। हो सकता है शायद उसको ये बात समझ में आ गई थी कि यूपीए गवर्नमेंट ने उसको फंसा दिए। प्रणब मुखर्जी जी का ये डिसीजन गलत था। मैं बोलता हूँ मनमोहन सिंह जी अगर उस समय फाइनेंस मिनिस्टर होते तो शायद अलग सिनारियो होता। आज हम शायद एयर एतिहाद और एमिरेट्स की बात ही नहीं करते थे। टॉप की एयरलाइंस होती है, बहुत अच्छी एयरलाइंस थी, बहुत बढ़िया एयरलाइंस थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, लोग बहुत अच्छे थे, काम करने की ट्रेनिंग अप टू डेट थी। इवन आपको, आप सोचो ना बॉस कि आपके बच्चे का कपड़ा प्रेस नहीं हुआ, वो प्रेस करके आपको ला के दे रहे हैं। कौन ला के देता है? कोई फ्लाइट में नहीं होता है भाई, एतिहाद और एमिरेट्स में भी नहीं होता है। आप कोट दोगे ना, बस वो आपका कोट को ड्राई क्लीन करके देंगे, आपकी चड्डी बनियान साफ़ करके नहीं देते, उनको आयरन करके नहीं देते। ये लोग वो तक करते थे। तो एक बूम था उस समय, मगर गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स और गवर्नमेंट की पॉलिसीज सही नहीं थी, क्योंकि राइट इंसान फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन के बैठा था। अगर मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर बन के बैठते तो ये सिचुएशन आती ही नहीं। बहुत ब्रिलियंट इंसान थे एक्चुअली। मनमोहन सिंह जी ना प्राइम मिनिस्टर के लिए बने ही नहीं थे, मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर के लिए बने थे। वो अगर मरते दम तक फाइनेंस मिनिस्टर होते ना तो आज जो हमारा देश चौथे नंबर पे आया है, 5 से चौथे पे आया है वर्ल्ड इकोनॉमी में, हमारा देश अभी तक फर्स्ट हो चुका रहता था। हमारा देश या तो सेकंड हो चुका रहता था, यूएस को टक्कर दे चुका रहता, क्योंकि मनमोहन सिंह जी की बात ही अलग थी। ठीक है, चलिए हम मनमोहन सिंह जी और प्रणब जी के बारे में इतना बात नहीं करेंगे। अब वो उनके क्या रिफॉर्म्स थे, क्या थी मजबूरी, हम नहीं जानते इस बारे में। मैंने जो चीज़ें की है रिसर्च वो बता रहा हूँ आपको। 2009-2010 में ले ऑफ कर दिया गया था टोटली, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी जिन्होंने नहीं बोला था कि भाई नहीं मैं आपको लोन दिलाऊंगा, आप आगे करते रहो, आप फ्लीट को कम मत करो, इन्हीं ने इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया था। मगर ये बात ये समझ नहीं पाए थे प्रणब मुखर्जी जी कि ये कारण हुआ फ्यूल की एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा कॉस्ट के कारण, क्योंकि इतने प्लेन्स जो है ना फ्यूल से चलते हैं, फिर से रिपीट करूँगा, पानी से नहीं चलते। ठीक है, फिर यहाँ पे ये आ गया कि यूपीए गवर्नमेंट का रोल इसमें बहुत बड़ा माना जाता है। देखो, ये भी हो सकता है कि विजय माल्या को यूपीए गवर्नमेंट ने बोला हो कि आप देश छोड़ दो, या ये बोला होगा कि भाई आप पैसा दो, नहीं तो हम पूरे, वैसे भी तो एयरक्राफ्ट आपने सीज़ कर ही लिया, उस समय तो एयरक्राफ्ट आपने सीज़ कर ही लिया था। जो बेचारे पायलट्स थे, एयर होस्टेस थी, काम करने वाला ग्राउंड स्टाफ था, वो तो एक बार में अनएम्प्लॉयमेंट हो ही गया था। उस समय जब विजय माल्या ने आपको बोला था कि भैया 330 से मैं फ्लीट को आधी कर देता हूँ, जिससे मैं सबको पैसा दे पाऊँ, किसी का जॉब ना जाए, आपने बोला 330 में जिन लोग पूरे लोग काम कर रहे हैं, भाई हर कंपनी अपना प्रॉफिट देखने के लिए थोड़े लोगों को सैक करती है। और ऐसा नहीं कि वो लोग बेरोजगार टोटली हो जाएंगे, वो दूसरी कंपनी में हो जाते हैं एब्जॉर्ब, मिल जाता है उनको काम, है ना। यहाँ पे पता है पॉलिसी प्रेगमेटाइजेशन, देखो ये वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, ये बहुत लोगों को नफरत करेगी, है ना। आपकी पॉलिसीज़ ना प्रेगमेंटेड नहीं होनी चाहिए। आपकी पॉलिसीज़ जो होनी चाहिए ना, आपके रिफॉर्म्स जो होने चाहिए ना, वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आपके रिफॉर्म्स इंटरनेशनल मार्केट को ध्यान में रख के बनाने चाहिए। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे एक एक्लेमेशन पाता है, तो यहाँ पे ये गड़बड़ हुई थी। लास्ट चीज़ बस मैं यही बोलूँगा जो मैंने कोट लिखा है ना, मैंने आर्टिकल में भी लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। द किंगफिशर डाउनफॉल वॉज नॉट अ लग्जरी डाउनफॉल। मैं रिपीट कर रहा हूँ, किंगफिशर डाउनफॉल वॉज नॉट अ लग्जरी डाउनफॉल, बट इट इज़ forgetting
that wings need fuels, not flares. तो मैंने आज आपको ये बताया किंगफिशर का डाउनफॉल का रीज़न क्या था. मल्टीपल रीजंस थे. नेक्स्ट इसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि एग्जैक्टली किंगफिशर ने एसबीआई से कितना लोन लिया, किस तरीके से वो लेंडर बना, किस तरीके से डेक्कन एयरवेज किंगफिशर ने परचेज़ किया, किस तरीके से उसको एक्वायर करने के बाद वो और ज़्यादा डेप्थ में आया. तो थोड़ी और रिसर्च करूँगा, उसके बाद मैं आपके पास वापस आता हूँ. अगर आपको ये बेनिफिशियल और फ़ायदेमंद लगता है ये वीडियो, और ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट्स या फिर यूपीएससी फेस करने वाले स्टूडेंट या एक जनरल पब्लिक जिसके दिमाग में एक नैरेटिव या एक परसेप्शन सेट है कि किंगफिशर एयरलाइंस एक फ्लैम्बॉयंट एयरलाइंस थी, वो फ्लैम्बॉयंट नहीं थी भाई, बस वो बिजनेस ही था. बिजनेस के डाउनफॉल के पीछे मल्टीपल रीजंस होते हैं, नॉट अ सिंगल रीज़न. आपके घर में अगर बल्ब फ्यूज़ होता है उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं. सॉकेट ख़राब हो सकता है, बल्ब पुराना हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा इनफ्लो हो सकती है, वायरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, स्विच में प्रॉब्लम हो सकती है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स. सो डोंट गो विद द नैरेटिव्स. रिसर्च करो, पढ़ो, किताबों में जाओ, पुराने आर्टिकल्स निकालो, उनको डेप्थ में स्टडी करो, एनालाइज करो, एक दूसरे को मर्ज करो, ओवरलैप करो आर्टिकल्स को, तब किसी कंक्लूजन में आओ. विद दिस थॉट प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और ख़ुद भी समझिए कि नैरेटिव से ज़िंदगी या देश नहीं चलता. देश चलता है रिफॉर्म्स और पॉलिसीज से. जय हिंद, धन्यवाद. हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स. देखिए, मैं आज आपको बहुत शॉर्ट वे में ये समझाऊंगा कि किंगफिशर जैसी एयरलाइंस का डाउनफॉल क्यों हुआ था, क्यों विजय माल्या का जो ड्रीम था वो एक बार में चकनाचूर हो गया. इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट के किन डिसीजंस थे जिसके कारण एक इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण किंगफिशर जैसी एयरलाइंस, जो कि लो कॉस्ट एयरलाइंस में, जिसमें आपको पानी से लेके खाना सब कुछ उसमें लो कॉस्ट एयरलाइंस में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता था, वो भी कम पैसे में, जो कि आज की डेट में इंडिगोज और बाकी एयरलाइंस लो कॉस्ट वाली नहीं दे पाती. उसके पीछे डाउनफॉल क्या था, ये वीडियो स्पेसिफिकली यूएसपी एस्पायरेंट्स जितने भी हैं, इकोनॉमिक्स जो पढ़ रहे हैं, जो ऐसी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं जो इकोनॉमिक्स या आरबीआई से रिलेटेड एग्ज़ाम्स है, बैंकिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम्स है, प्रोबेशनरी से रिलेटेड एग्ज़ाम है, तो उन्हें मैं ये समझाने की कोशिश करूँगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ, इसमें दी गई जानकारी जो है हमारे बच्चे या स्टूडेंट्स के लिए काम आती है, या फैमिली में हम जो एक मिथ के साथ जी रहे हैं कि कोई भी एयरलाइंस या कोई भी बिज़नेस अगर डाउनफॉल होता है तो उसमें एक बिजनेसमैन का बहुत बड़ा रोल होता है, तो नहीं, हम ये नहीं कह सकते. बिजनेसमैन का कंप्लीट रोल होता है. 50% बिजनेसमैन का होता है तो 50% वहाँ की गवर्नमेंट और उसके रिफॉर्म्स का भी होता है. मैं यहाँ पर कोई विजय माल्या को सपोर्ट करने के लिए या उसको कवर अप करने के लिए नहीं बैठा हूँ. मैं यहाँ पे आपको एक सच्चाई बताने जा रहा हूँ जो कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स में आपको समझना बहुत ज़रूरी है. कुछ आने वाली वीडियोस में आपको ये भी बताऊंगा कि विजय माल्या से ये कहा जाता है कि तुमने 9,000 करोड़ का लोन लिया, तुमने एसबीआई से लोन लिया. फैक्चुअल बात है, उसने एसबीआई से एक्चुअल में लोन लिया ही नहीं है. वो एक